Hello everyone, this is Kaveri Kathuria, and once again, welcome back to our channel. And I hope you all are doing great. Today, we are going to discuss chapter number 1 of Macroeconomics, class 12th, that is Introduction. Basically, this video is for revision. जो आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए रिविजनरी वीडियोस डाली जाएंगी, लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। तो इसके अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक्स को, सारे ही चैप्टर्स जो हैं अपकमिंग वीडियोस में कवर किए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1। ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर आपसे क्या पूछा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। इसी के साथ साथ आपको कुछ डिफरेंस दिए जाएंगे, माइक्रो एंड मैक्रो के बीच कुछ डिफरेंस होते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, डिफरेंस ही मेन है और एक इसका मीनिंग मेन है, बस इसी को जो है आपने अंडरस्टैंड करना है। तो इस वीडियो के थ्रू जो है आपका एग्जाम तक रिवीजन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? सबसे पहले अगर हम वर्ड देखें, मैक्रो, मैक्रो जो है ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है लार्ज। और इसका डेफिनेशन अगर हम ध्यान से देखें तो कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं विच स्टडीज़ द इकोनॉमिक इश्यूज। जो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं या फिर ये कहें कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्टडी किया जाता है। और जब उनको स्टडी किया जाता है एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के लेवल पर स्टडी किया जाता है। अगर आपको ध्यान हो, आपने +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी की थी, +2 में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है पढ़ रहे हैं। माइक्रो के अंदर हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को या फिर ये कहें कि जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं इनको स्टडी करते हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, यहाँ पर जो आपको ये है मेन चीज़ ये अंडरस्टैंड करनी है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो इकोनॉमी में डिसीजन लिए जाते हैं। आपको पता है इकोनॉमी में हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं उनकी स्कार्सिटी होती है। और स्कार्सिटी कब होती है? व्हेन द डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड उसकी ज़्यादा होती है, उसकी सप्लाई से ज़्यादा होती है, तो रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो जाती है। और इसी की वजह से हमें डिसाइड करना होता है, कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस। इन डिसीजंस को ही सॉल्व करना, इन्हीं ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहा जाता है, इकोनॉमिक इशू कहा जाता है। और जब इस प्रॉब्लम को या फिर इश्यूज़ को हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के लेवल पर बात नहीं करते, जब हम इसको इकोनॉमी एज अ होल पे बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको ये डेफिनेशन इसकी जो है अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो चलिए नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस। मैक्रो और माइक्रो के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। यस, यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, एक्सप्लेन करूँगी मैं, बाकी आप जो है इसको समझ जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर इसके डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट अगर हम लें, बेसिस ऑफ द स्टडी, तो सबसे पहले इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप जो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, उसको स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। तो ये चीज़ याद रखनी है। बेस की अगर बात करें तो इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो में स्टडी करते हैं आप इसको सोसाइटी एज अ होल या फिर ये कहें कि इकोनॉमी एज अ होल पे। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इकोनॉमिक वेरिएबल के बेसिस पे भी इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, माइक्रो में और मैक्रो में। तो अब देखिए इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बेसिस पे कैसे हम इसको अलग अलग करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम माइक्रो वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। समझिएगा ध्यान से इस बात को कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। माइक्रो वेरिएबल्स को डिस्कस करने का मतलब है कि कंज्यूमर की डिमांड, प्रोड्यूसर की सप्लाई, सिर्फ आप माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप मैक्रो लेवल पे बात करेंगे तो आप एक इंडिविजुअल की डिमांड या इंडिविजुअल की सप्लाई की बात नहीं करते, हम एग्रीगेट डिमांड की या फिर एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। अब इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आप बात करें इंडिविजुअल डिमांड, दो वर्ड हम यूज़ करते हैं। एक तो हमने कहा इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का तो मतलब ये है कि एक पर्सन है एक्स, उसकी डिमांड,
ठीक है, आपने मेज़र की। एक पर्सन है वाई, उसकी डिमांड को आपने मेज़र किया। तो अब ये इंडिविजुअल की डिमांड है। ऐसी इकोनॉमी में बहुत सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग डिमांड है, तो उनकी पर्सनल जो डिमांड होती है, एक सिंगल पर्सन की जो डिमांड होती है, उसको बोलते हैं आप इंडिविजुअल डिमांड। जब इन दोनों की डिमांड को टोटल कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है मार्केट डिमांड। ये याद रखना, जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर गुड की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि शुगर की डिमांड की मैं बात कर रही हूँ। अब शुगर जो है एक्स कितनी डिमांड करता है, फॉर एग्जांपल ये 2 kg डिमांड करता है, वाई कितनी डिमांड कर रहा है, ये 3 kg डिमांड कर रहा है। तो अब ये है इंडिविजुअल डिमांड, इनको मैं टोटल कर दूँ 5 kg, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमी में जितने भी गुड्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सब की डिमांड को जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। और उसको सप्लाई करने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं, मिलकर जो सप्लाई कर रहे हैं जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इकोनॉमिक वेरिएबल्स के पॉइंट से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एजेंट्स। अब इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स का मतलब होता है इंडिविजुअल्स की बात करते हैं या इंस्टीट्यूट। कोई इंडिविजुअल हो सकता है, राइट, और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंस्टीट्यूशंस। कोई इंडिविजुअल है या कोई इंस्टीट्यूशन है, जो भी है, ये इकोनॉमिक डिसीजन में हेल्प करते हैं, उनको इकोनॉमिक एजेंट बोला जाता है। तो एक सिंपल से आपको लाइन याद रखनी है, इकोनॉमिक एजेंट्स रेफर टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन। जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं उनको इकोनॉमिक एजेंट कहा जाता है। अब माइक्रो के अंदर इकोनॉमिक एजेंट अलग होते हैं, मैक्रो में इकोनॉमिक एजेंट्स अलग होते हैं। अगर आप बात करते हैं माइक्रो लेवल पे, तो यहाँ पर कोई इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट हो सकता है, कोई कंज्यूमर है, कोई प्रोड्यूसर है, अपने लेवल पे बात कर सकता है। तो वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर और एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अपना खुद का डिसीजन ले रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एजेंट। लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं और पूरी इकोनॉमी में जो डिसीजन लिया जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट मिलकर डिसीजन ले रहा है। जैसे अगर हम बात करें, आरबीआई की बात करते हैं, तो ये पूरी डिसीजन इकोनॉमी के लिए लेगा। सेबी की अगर हम बात करते हैं, तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए डिसीजन लेगा। तो ये वहाँ पर आरबीआई जो है, उस समय पर जब सेबी है, इनको इकोनॉमिक एजेंट बोला जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप बात करते हैं, तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कैसा होता है? लिमिटेड होता है। और अगर आप बात करें मैक्रो में, तो एज कंपैरिजन टू माइक्रो, यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो है माइक्रो कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि माइक्रो की बात करूँ, तो माइक्रो में आप सिर्फ एक सिंगल इंडस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जिस पोजीशन पे आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड इक्वल हो जाए किसके? सप्लाई के, तो उसको आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं। और जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आप सिर्फ एक इंडस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कि आप माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप इकोनॉमी एज अ होल की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप सभी यूनिट्स का इक्विलिब्रियम पॉइंट स्टडी करते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट इज डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। जो अजम्पशंस होती हैं यहाँ पर, वो अजम्पशंस भी अलग अलग रहती हैं। माइक्रो के अंदर कुछ अलग अजम्पशंस होती हैं, मैक्रो के अंदर कुछ अलग अजम्पशंस रहती हैं। तो कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनको माइक्रो के अंदर कांस्टेंट माना जाता है, कि हम ये मानेंगे कि वो यहाँ पर कांस्टेंट है। और कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसको मैक्रो के अंदर कांस्टेंट माना जाता है। अब ये याद रखना कि जो यहाँ पर कांस्टेंट है, जो माइक्रो में कांस्टेंट है, वो यहाँ पर आकर एक्टिव हो जाते हैं, राइट। और जो मैक्रो में कांस्टेंट होते हैं, वो यहाँ पर क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम समझते हैं, तो आप ये याद रखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ टोटल आउटपुट का, ठीक है, टोटल आउटपुट, अगर आप यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं टोटल आउटपुट का और एम्प्लॉयमेंट का, इनको कांस्टेंट माना जाता है। मतलब माइक्रो को आपको पता है कि हम माइक्रो को इंडिविजुअल के लेवल पे स्टडी करते हैं। अब अगर मुझे अपनी खुद की डिमांड देखनी हो, तो मुझे पूरी इकोनॉमी में डिमांड देखने की ज़रूरत नहीं है। तो टोटल आउटपुट इग्नोर करेंगे, या फिर ये कहूँगी कि टोटल आउटपुट को कांस्टेंट माना जाएगा, सिर्फ एक इंडिविजुअल के आउटपुट की डिमांड को स्टडी किया जाएगा। ऐसे ही अगर मैक्रो के अंदर बात करें, तो मैक्रो के अंदर आप क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अब ये पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसको कांस्टेंट माना जाता है। और यहाँ पर अगर पूरी इकोनॉमी के लेवल पे बात कर रहे हैं, तो आप एम्प्लॉयमेंट को पूरी इकोनॉमी के लेवल पे स्टडी करेंगे, एक इंडिविजुअल के लेवल पर स्टडी
नहीं करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अजम्पशंस हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है कि जो माइक्रो में कांस्टेंट है मैक्रो में एक्टिव है, और जो मैक्रो में कांस्टेंट है माइक्रो में एक्टिव है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल इश्यूज। जो सेंट्रल इश्यूज रहते हैं यहाँ पर वो भी अलग अलग होते हैं। माइक्रो और मैक्रो में सेंट्रल इश्यूज को भी एक बेस माना जाता है डिफरेंस की जब हम बात करते हैं। माइक्रो के अंदर जो सेंट्रल इशू होता है वो होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मेन पॉइंट होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है रिसोर्सेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, राइट, ताकि उसकी स्कार्सिटी नहीं रहे। बट एक लेवल पे बात कर रहे हैं इंडिविजुअल के लेवल पर। अब मैक्रो की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट या फिर एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया जाता है। हमारा मेन सेंटर पॉइंट होता है यहाँ पे ओवरऑल, मतलब सभी के लेवल पर बात की जाएगी। ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट की बात करनी है तो भी ओवरऑल, एम्प्लॉयमेंट की बात करनी है तो भी ओवरऑल लेवल के ऊपर स्टडी इसको किया जाएगा। तो मेन बेस जो माइक्रो और मैक्रो को डिफ्रेंशिएट करता है वो आपका 6 पॉइंट है, सेंट्रल इशू। मेन मुद्दा इनका क्या रहता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी के अंदर अगर आप देखते हैं जो स्टडी करने की अप्रोच है वो कैसी रहती है। यहाँ पर अगर आप देखें जो मेथड ऑफ स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिफाइन की गई है उसको बोलते हैं जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो मैक्रो में आप मेथड ऑफ स्टडी देखते हैं वो होता है आपका जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और जो मैक्रो के अंदर आप यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पार्शियल, उसको बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अब ये क्या होती है इनको अंडरस्टैंड करना है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब होता है सिर्फ एक मार्केट, ठीक है, इक्विलिब्रियम इन वन मार्केट, सिर्फ एक मार्केट को आपने अंडरस्टैंड करना है और आपने ये अज्यूम करना है कि अदर मार्केट्स के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब पार्शियल के अंदर आप ये समझना कि आप एक ही मार्केट का इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे हैं। और जनरल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम देखते हो, इक्विलिब्रियम इन ऑल द मार्केट्स इन द इकोनॉमी, राइट, मतलब पूरी इकोनॉमी के अंदर आपने मार्केट का इक्विलिब्रियम देखना है। तो पार्शियल स्टडी किया जाता है, मेथड रिलेट करता है माइक्रो से, और जो जनरल है वो रिलेट करता है आपका मैक्रो से। तो पार्शियल में एक मार्केट का इक्विलिब्रियम स्टडी करोगे, मैक्रो के अंदर ओवरऑल मार्केट का इक्विलिब्रियम स्टडी करोगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो ये आपका जो यहाँ पर मेन था डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स।